क्या हम लोग स्टडी कर रहे थे लास्ट टॉपिक? लास्ट टॉपिक कहाँ तक हुआ था, याद है? हाँ, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ाना था, स्टार्ट किए थे। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम स्टार्ट किए थे ना? यस सर। हाँ, तो I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 तक आए थे हम लोग ना? यस सर। हाँ, तो I और ओमेगा के बीच का रिलेशन कैसा होगा आपस में? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मैंने कहा था, if no external torque acting on the system then total momentum will be conserved। इन बताया था मैंने आपको, यानी I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, ये बताया था ना आपको? हेलो, यस सर। बताया था ना, यानी I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, यानी I इनवर्स, ऐसा लिख सकते हैं इसको। हाँ, हेलो, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना हम लोग? यस सर। लिख सकते हैं। तो अब जैसे देखो, अब मान लो ये टेबल है, ठीक है ना, ये टेबल है और इस पे कोई एक बंदा है, एक आर्म को स्ट्रेट करके रोटेट कर रहा है, ठीक। अब दूसरा कंडीशन है, सेम बंदा इस टेबल से अपने आर्म को फोल्ड कर लेता है, ठीक है। तो किस केसेस में उसका स्पीड ज्यादा होगा, बता सकते हो? सर व्हेन आर्म इज ओपन। हाँ, सर फर्स्ट केस। नहीं, सेकंड केस में सर, सेकंड केस में। फर्स्ट केस में नहीं बोल दिया तो सेकंड केस क्या होगा? जब फर्स्ट केस मैंने नहीं बोल दिया तो ऑप्शन सेकंड ही बचाते रहे। क्यों ऐसा होगा बताओ? सेकंड केस में क्यों ऐसा होगा ये बताते। सर I इक्वल्स टू mr स्क्वायर हो गया, यहाँ पे r छोटा हो जा रहा है जिसके कारण सर I कम होगा। सही बात है। देखो इस केसेस में ये r हो गया, इतना r हो गया, तो I यानी mr स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ओमेगा, यानी अगर r ज्यादा रहेगा तो ओमेगा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। लेकिन इस केसेस में r क्या है, ये कम है। जब r कम होगा तो ओमेगा क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी यहाँ पे ये ज्यादा तेजी से मूव करेगा, ठीक है। इसी तरह से देखते होगे, ये तो बैलेट डांसर वाला एग्जांपल हो गया। प्रोग्राम देखते हो पानी में जो पानी में करता है, जो तैरता है, देखते जब वापस स्ट्राइक लौटता है तो अपना पैर को फोल्ड कर लेता है, करता है ना? यस सर। क्यों फोल्ड करता है? ऐसा पैर फोल्ड करने से क्या होता है, उसका स्पीड बढ़ जाता है ना। स्पीड बढ़ता है तो क्या हुआ, पैर फोल्ड करने से क्या हुआ, आर घट गया तो स्पीड का बढ़ गया। इसी तरह से कोई आदमी अगर बहुत ऊंचा से जंप कर रहा है नीचे, तो देखते हो कि वो अपने पैर को फोल्ड कर लेता है, तो पैर को फोल्ड करता है तो नंबर ऑफ रोटेशन वहां बढ़ जाता है। लेकिन वो जब नजदीक आने लगता है तो फिर पैर को वो स्ट्रेट कर देता है, तो फिर क्या होता है, वो अपने जगह पे खड़े हो जाते हैं। देखे वैसा? यस सर। देखे हो ना। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। यानी एंगुलर मोमेंटम
मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर स्पीड का रिलेशन कैसा हो गया, आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अब अगर मान लो इसी पर आता है, इफ द अर्थ वेयर टू सडनली reduce to half of its present size, then how much would be the day decrease? क्वेश्चन करता है if the earth were reduced to half of its rate, to half of its present size, ठीक है, तो by how much would the day be decreased? इस समझ में आ रहा है क्वेश्चन? Yes, sir. क्वेश्चन कर रहा है, अगर मान लो अचानक किसी कारण से अर्थ का रेडियस जो है वो रिड्यूस हो गया, हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट साइज हो जाता है, तो कितना डे डिक्रीज कर जाएगा? डे जो 24 आवर्स को जो होता है तो वो कितना टाइम हो जाएगा? 6 hours. नहीं बेटा, 6 आवर्स तो नहीं होगा। तो 24 में से 6 माइनस करोगे ना तब 18 आवर्स में बचेगा जी। नहीं, डे तो 12 का ही होता है। क्वेश्चन है इफ द अर्थ वेयर रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट साइज, देखो कैसे बनता है मैं बताता हूँ आपको। अभी मैंने क्या बोर्ड विजिबल हो रहा है ना आप लोग को? Yes, sir. एक्चुअली आज मैं घर से आ रहा हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए घर से क्लास ले रहा हूँ मैं। देखिए, वी नो दैट I1 omega 1 equal to I2 omega 2, so I1 omega equal to 2 pi by T1 equal to I2 2 pi by T2, ये 2 pi कैंसिल हो गया, तो I1 T1 इक्वल टू I2 T2 निकालना, क्या हमको T2 निकालना है, ये निकालना है भाई। तो T2 निकालना है तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला क्या हो जाएगा T2 निकालने के लिए? I2 by I1 इंटू T1, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखो, तो अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अर्थ का जो होता है वो 2/5 mr² होता है, ठीक है ना? यानी I1 इक्वल टू 2/5 mr²। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ये रेडियस जो है वो हाफ हो गया, नहीं यानी I2 हो गया 2/5 mr/2 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? 2/5 mr²/4 यानी 2/20 mr²। सर खिड़की खोल। क्या हुआ जी? तो फॉर्मूला है T2 इक्वल, ये फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए, T2 इक्वल टू 2/20 mr² हो ना,
T2 I2 by I1, I1 का वैल्यू उसमें पुट कीजिए, सॉल्व कर सकते हैं इसको। यस सर। हाँ सॉल्व कीजिए और T2 का वैल्यू निकालिए कितना आता है। सर 6 हाँ T2 का वैल्यू 6 आवर्स आया। यस। अब कह रहा है क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डे कितना से डिक्रीज कर जाएगा, तो डे विल बी डिक्रीज कितना 24 आवर का होता है, 24 माइनस 6 यानी कितना आवर का हो जाएगा, वो 18 आवर का हो जाएगा। अगर अर्थ का रेडियस अगर सडनली हाफ हो जाए प्रेजेंट साइज का, तो डे जो होगा वो 18 आवर्स का डे हो जाएगा। क्लियर? रब करें इसको, कोई दिक्कत है किसी को? सर इसको फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ना एक बार एज सॉल्यूशन। ठीक 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 समझा रहा है। ये पहला तो ये फॉर्मूला पता है, तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और ओमेगा इक्वल टू 2π/t होता है, ये पता है। ओमेगा इक्वल टू 2π/t ये कैसे आया, ये कैसे आया पता है? 2π/t कैसे हुआ पता है? ओमेगा इक्वल टू 2π/t कैसे हुआ ये पता है आपको? हाँ या ना बोल रहे भाई? नो सर। देखो एक कंप्लीट रोटेशन लेता है अगर कोई बॉडी, कितना एंगल बनाएगा? ओमेगा इक्वल टू थीटा, ओमेगा इक्वल टू थीटा/t, तो ये तो फॉर्मूला पता है। जब एक कंप्लीट रोटेशन बनाएगा तो थीटा का वैल्यू 2π लेंगे ना, 360। समझ में आया? नहीं आया? यस सर आ गया। एक कंप्लीट रोटेशन लेंगे तो थीटा का वैल्यू 2π हो जाएगा, 2π/t। अब ये वैल्यू यहाँ कर दिए, सॉल्व करके ये फॉर्मूला निकाल दिए हम लोग T2 का। तो अर्थ को हम लोग कंसीडर करते हैं एज ए होमोजेनियस स्फीयर, ठीक ना। और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr², यानी I1 जो हो गया वो 2/5 mr² हो गया। I2 कह रहा है कि रेडियस जो है वो सडनली हाफ हो गया, ठीक है। अब I1, अब इसको वैल्यू, ये I1 का वैल्यू आपको पता हो गया, I2 का वैल्यू पता हो गया। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, T1 का वैल्यू हो गया 24 आवर, पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद सॉल्व कीजिए, 6 आवर्स आ गया। अब ड्यूरेशन कितना हो जाएगा, तो 24 में से 6 माइनस कर दीजिएगा, तो 18 आवर्स हो जाएगा। सर हाँ बोलिए। सर ये I1 का वैल्यू 2/5 mr² कैसे आया? क्योंकि अर्थ जो होता है वो एज ए होमोजेनियस स्फीयर होता है, ठीक ना। और उस होमोजेनियस स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है वो 2/5 mr² होता है, ठीक। यस। मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, पढ़ना नहीं है लेकिन इस पे न्यूमेरिकल बनता है। रब कर दें? यस सर। यस सर। रोलिंग मोशन, rolling motion, the combination of बीच में रहा सर।
आप लोग अपना थोड़ा बोर्ड सर बोर्ड लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दीजिए ना, थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा। ओके सर लेफ्ट, यस सर, अब सही है। यस सर। Rolling motion, the combination of rotational motion and the translational motion. Is called rolling motion. ट्रांसलेशनल मोशन समझते हैं ना? ऑफ ए रिजिड बॉडी कर दीजिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल मोशन एंड ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी ऑफ ए and translational motion of a rigid body is called rolling motion. हो गया? नोट कर लिए? Yes, sir. Okay. नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोलिंग बॉडी। टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी। क्या चाहिए ना, दिक्कत ना कुछ। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी। सपोज दैट ये कोई बॉडी है जो रोल कर रहा है। हाँ Consider a wheel of mass m is rolling over a horizontal surface. सर कोई सीआईडी देख रहा है क्या सर? बैकग्राउंड साउंड आ रहा है सर। पता नहीं, काफी लोग दोस्त लोग का कोई सी आवाज हो रहा होगा। भाई देखो कौन हो स्टूडेंट, भाई आप टीवी बंद कीजिए अपने घर का। जब ये व्हील रोटेट कर रहा है सरफेस पे, इसमें कितने तरह के मोशन होंगे? दो तरह के मोशन होंगे। एक रोटेशनल मोशन होगा जो इस एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, और दूसरा क्या होगा? लीनियर मोशन होगा। ठीक है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील क्या क्या होगा?
एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और दूसरा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। गुड। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर let r be the radius of wheel, v equal to r omega, omega equal to v by r। टोटल काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर। दिस इज अ रिक्वायर्ड फॉर्मूला। जहां पे नहीं समझ में आया पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत है? सर एक बार समझा हेलो। देना। ये कह रहे हैं कि ये व्हील है, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन किसको बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल मोशन एंड ट्रांसलेशनल मोशन। यानी ये जो बॉडी मूव कर रहा है इसमें दोनों तरह की एनर्जी होगा, ट्रांसलेशनल एनर्जी भी होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगा। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये रेडियस आर है तो वेलोसिटी v इक्वल टू आर ओमेगा हो जाएगा, यानी ओमेगा इक्वल टू v बाय आर। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, ये आ गया। अब इसमें हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन ले लिए तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ m नहीं है तो यहाँ डिवाइड कर देंगे 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर हो जाएगा। सर यहाँ पे आई और एम आर स्क्वायर जो इक्वल है तो सर कैंसिल नहीं हो जाएगा? नहीं, अब ये डिपेंड करेगा कि नेचर ऑफ बॉडी क्या है। अगर सेम मान लो सेम सॉलिड स्फीयर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होता है, अभी हम डिस्कस करेंगे। अगर सॉलिड स्फीयर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होता है। अगर होलो स्फीयर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है। अगर कोई सॉलिड सिलेंडर लेके चल रहे हैं उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होता है, ठीक है। तो सभी का एनर्जी जो होगा वो अलग अलग हो जाएगा। अभी हम लोग करके देखते हैं, यहाँ तक प्रिंट आउट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। रखते हैं यस सर।
हमारे पास फॉर्मूला ये है ना। अब अगर मान लीजिए स्पेशल केस, if the rolling body is a solid sphere of radius r and mass m, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना होता है 2/5 mr²। तो अब ये जो इक्वेशन है तो E इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस 2/5 mr² कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा 7/10 mv², यानी इसका एनर्जी को रोलिंग बॉडी होगा तो उसका एनर्जी कितना हो जाएगा 7/10 mv²। अब अगर मान लीजिए इफ रोलिंग बॉडी is a hollow sphere, उसका होलो स्फीयर का फॉर्मूला होता है 2/3 mr²। तो उसका कितना हो जाएगा एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² 1 प्लस 2/3 mr²/mr², ये कैंसिल 3 प्लस ये हो गया 3 प्लस 5/3 5/6 हो जाएगा ये, यानी 5/6 mv²। अब अगर मान लीजिए फॉर सिलिंड्रिकल बॉडी, फॉर सॉलिड सिलेंडर, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ mr²। तो एनर्जी कितना हो जाएगा हाफ mv² 1 प्लस हाफ mr²/mr², तो 2 प्लस 1 3/2 और यहाँ 2 हो गया 3/4 हो जाएगा 3/4 mv²। तो अब देखो सेम मास का सेम रेडियस का सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल एनर्जी अलग आ रहा है ना। यस सर। So the total kinetic energy of solid sphere, hollow sphere and solid cylinder of same mass, same radius भी है, moving with the same speed, सबका स्पीड भी है ना, लेकिन उसका एनर्जी जो हो रहा है वो डिफरेंट आ रहा है। सर कैमरा थोड़ा सा नीचे कीजिए ना, नहीं दिख रहा नीचे वाला। चलो ठीक है। यस सर। अब आपको बताने जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए एक सॉलिड स्फीयर है, होलो स्फीयर है, सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड डिस्क है, रिंग है, सबको एक साथ अगर रोल डाउन कर दे रहे हैं तो पहले सरफेस ऑफ अर्थ देखे गेम खेले हैं, देखे तो हम ही को इसको नोट डाउन कर लिए हैं। सर वेट कीजिएगा। ओके, हो जाएगा तो बोल दीजिएगा। हो गया सर। यस सर हो गया। हो गया हो गया सर।
है rolling of a spherical body on a smooth inclined plane. Rolling of a spherical body on a smooth inclined plane. सर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए आई का डिफरेंट वैल्यूज कैसे लिए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबका अलग अलग होता है। मैंने आपको पहले कहा था कि इसका डेरिवेशन पढ़ना नहीं है, लेकिन फॉर्मूला सबको याद रखना है। मैंने कहा था बुक में सारा फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट बॉडी का सबका अलग अलग होता है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है हर एक बॉडी का अलग अलग होता है, समझ गई? यस सर। अगर कोई रॉड होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 mr² होता है। सर्कुलर रिंग होगा तो उसका mr² होता है। सर्कुलर डिस्क का ½ mr² होता है। सॉलिड सिलेंडर का ½ mr² होता है। होलो स्फीयर का 2/3 होता है। तो हर एक बॉडी का वो अलग अलग होता है, ठीक है। सिलेबस में आपको वो पढ़ना नहीं है, लेकिन आपको फॉर्मूला सबका याद रखना है। Consider a spherical body ये spherical body जो कि रोल कर रहा है इस सरफेस से, रोलिंग ऑन ए स्मूथ inclined plane। यहाँ h हाइट से ये रोल कर रहा है और यहाँ पहुंच रहा है ये बॉटम पे। इसका जब रोल करेगा तो दोनों इनर मोशन होगा, रोटेशनल मोशन भी होगा और ट्रांसलेशनल मोशन भी होगा। ट्रांसलेशनल मोशन में वेलोसिटी v होता है और रोटेशनल मोशन में ओमेगा होता है। अब जब बॉडी यहाँ रखा हुआ है, एनर्जी ऑफ द बॉडी at the top of the inclined plane, क्या होगा? एनर्जी वहां पे जब यहाँ पे है एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सर पोटेंशियल एनर्जी mgh, काइनेटिक एनर्जी 0। सही बात है, यानी 0 प्लस mgh। एनर्जी ऑफ द बॉडी जब यहाँ पर पहुंच गया तब ऑफ द बॉडी